नॉर्वेजियन वुड बाय हारुकी मुराकामी। एपिसोड नंबर 11। सोमवार की सुबह 7 बजे मेरी आंख खुली। मैंने मुंह हाथ धोया, शेव किया और नाश्ता किए बगैर हॉस्टल के इंचार्ज के पास गया और उसे मुतल्ला किया कि मैं 2 दिनों के लिए पहाड़ पर सैर करने के लिए जा रहा हूँ। उसको मेरे इन छोटे छोटे सैर के दौरों के बारे में मालूम था, इसलिए उसने हैरान हुए बगैर इजाज़त दे दी कि मैं उससे पहले भी उसमें इस सिलसिले में कई बार छुट्टियां ले चुका हूँ। मैं आम ट्रेन में सवार होकर मैं टोक्यो स्टेशन पहुंचा और वहां से बुलेट ट्रेन का क्योटो तक का टिकट खरीदा और जल्दी से छलांग मारकर चलती हुई ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन में मैंने कॉफी और सैंडविच का नाश्ता किया और 1 घंटे तक सोया। मैं 11 बजे से कुछ पहले क्योटो पहुंचा, नाविकों की हिदायत पर अमल करते हुए, और शुमाली मुफाजात के लिए एक बस पर सवार हो गया और मेरी मंजिल एमी हॉस्टल के लिए बस 11:35 पर रवाना हुई थी और मुझे बताया गया था कि इस सफर में 1 घंटा लगेगा। मैंने टिकट खरीदा और सड़क के पार किताबों की दुकान में चला गया। नक्शा हासिल किया और वापस आकर नक्शे का तफसीली मुताला किया कि दरअसल एमी हॉस्टल कहाँ था। ये जगह बहुत दूर, मेरी सोच से भी दूर, पहाड़ों के अंदर थी। बस को शुमाल तक जाने के लिए कई पहाड़ों को पार करना था और फिर वहां रुकना था जहां से आगे सड़क बंद थी, और फिर वापस शहर आना था। और मेरी मंजिल मकसूद इस बंद सड़क से पहले थी। नावकों के मुताबिक बस स्टॉप के करीब एक फुटपाथ था और अगर मैं उस फुटपाथ पर चलता जाऊं तो 20 मिनट में एमी हॉस्टल पहुंच जाऊंगा। कोई हैरत की बात नहीं थी कि यह जगह इतनी खामोश और पुरसुकून है, क्योंकि यह जगह पहाड़ों के बीचों बीच वाक़या है। बस क्योटो के शुमाल किनारे के दरिया के मौके के साथ साथ मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। शहर के पुरहजूम सड़क के बाद मुंतशिर आबादियां, खेत और फिर खाली मैदान आए। काली टाइलों वाली छतों और ग्रीन हाउस के ऊपर मौसम खिजा के सूरज की किरणें मुनक्कस हो रही थी। जब बस वादी में दाखिल हुई तो ड्राइवर ने स्टीयरिंग को इधर उधर सड़क के मोड़ के मुताबिक घुमाया और मुझे मतली होना शुरू हो गई। मुझे सुबह की पी हुई कॉफी अभी भी मुंह के अंदर महसूस हुई। जब मोड़ कम होना शुरू हुए तो मुझे भी मतली होना बंद हो गई। बस देवदार के सर्द जंगल में दाखिल हो गई। जिस तरह से आसमान से बातें करते दरख्त सड़क के किनारे खड़े थे, लगता था कि काफी पुराने थे, जिन्होंने सूरज की रोशनी को जमीन तक आने से रोक दिया था और हर एक चीज को उदास सायों से ढांप दिया था। बस की खुली खिड़कियों से आती हुई हवा इस कदर ठंडी हो गई थी कि उसके गीलेपन की तेज जिल्द को चुभती थी। ऐसे लगता था कि वादी से गुजरने वाली सड़क ने दरिया के किनारे को गले लगा रखा है और दरख्तों के दरमियान से ऐसे गुजरती चली गई कि ऐसे लगने लगा कि सारी दुनिया इस देवदार के जंगल में हमेशा से दफन हो गई है। जहां पर जंगल खत्म हुआ तो हम एक दरिया की तराई में, जिसको पहाड़ों की चोटियों से घेरा रखा था, दाखिल हो गए। कुशादा सरसब्ज शादाब जरी जमीन पर हर सू नजर आती और सड़क के साथ दरिया चमकदार और साफ नजर आता। दूर फासले पर सफेद धुओं का मरगोला दिखाई देता। कुछ घरों में धूप में सुखाए जाने वाले कपड़े दिखाई देते और कुत्ते चीखों पुकार कर रहे होते। हर फार्म हाउस के बाहर छज्जों तक बुलंद लकड़ियों के ढेर पड़े हुए थे और उस पर बैठी एक बिल्ली आराम कर रही थी। उन घरों के पास एक दफा सड़क का गुजर हुआ, लेकिन मैंने वहां किसी जी रूह को नहीं देखा था। इस तरह का मंजर मैंने कई दफा देखा था। बस देवदार के जंगल में दाखिल हुई, एक गांव में बाहर निकली और फिर जंगल में दाखिल हुई। किसी गांव के स्टॉप पर लोगों को उतारने के लिए रुकती, लेकिन कभी कोई वहां से सवार नहीं होता। शहर से रवाना होने के 40 मिनट बाद एक पहाड़ी दर्रे में एक वसी और खुले मंजर में दाखिल हुई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और ऐलान किया कि हम यहाँ 5-6 मिनट रुकेंगे और अगर लोग नीचे उतरना चाहें तो उतर सकते हैं। बस में मुझ समेत सिर्फ 4 मुसाफिर थे। हम सब बाहर निकले, हाथ पांव सीधे किए, सिगरेट पिए, बहुत दूर तक नीचे गए, क्योटो के गिरदोपेश के मनाजर देखे। ड्राइवर ने एक तरफ होकर पेशाब किया। एक धूप से जलती हुई शक्ल का 50 साल की उम्र का शख्स, जिसने लकड़ी का बड़ा सा डब्बा रस्सी के साथ पुश्त पर बांध रखा था, उसने मुझसे पूछा कि तुम पहाड़ों में सैर करने जा रहे हो? और मैंने ये सीधा साधा जवाब दिया कि हाँ, ताकि उसको कोई तजस्सुस ना रहे। थोड़ी देर बाद एक और बस दूसरी तरफ से चलती हुई आई और हमारी बस के पास आकर खड़ी हो गई।
पहले तो मुझे फौरी तौर पर यह बात समझ नहीं आई कि हमारी बस को दूसरी बस के आने का इंतजार क्यों करना पड़ा, लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद पहाड़ों की दूसरी जानब सड़क इतनी तंग थी कि दो बड़ी बसें एक ही वक्त में आस-पास से गुजर नहीं सकती थीं। हत्ता कि अगर दो कारें भी आमने सामने आ जाती तो उनको भी बड़ी एहतियात से थोड़ा आगे पीछे होकर एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आहिस्ता से गुजरना पड़ता। अब सड़क के साथ गांव बहुत छोटे छोटे थे और काबिले काश्त इलाके भी बहुत छोटे थे। पहाड़ फिसलन ज्यादा थे और हमारी बस की खिड़कियों के साथ छूते हुए महसूस होते थे। दूसरी जगहों की तरह यहाँ लोगों के पास बहुत से कुत्ते थे। हमारी बस के पहुंचने के साथ उनका आपस में भौंकने का मुकाबला शुरू हो जाता। जिस स्टॉप पर हमारी गाड़ी रुकी और मैं नीचे उतरा, वहां कोई घर या खेत नहीं था, सिर्फ एक बस स्टॉप का बोर्ड, एक छोटी सी झील और आगे जाने वाले रास्ते के निशानात थे। मैंने अपना बैग अपने कंधे पर लटकाया और रास्ते पर चल पड़ा। उस रास्ते के बाईं तरफ साथ साथ झील और दाईं तरफ पतझड़ के शिकार दरख्त थे। मैं निस्बतन कम ढलवान ज़दा 15 मिनट तक चढ़ाई करता रहा। एक ऐसे रास्ते पर आ निकला जिसके दाएं तरफ जंगल था। ये रास्ता इतना तंग था कि इस पर एक वक्त में सिर्फ एक कार चल सकती थी। सड़क के एक तरफ बोर्ड लगा हुआ था, ये इशारा आम नहीं है। दरख्तों के बीचों बीच रास्ते पर गाड़ियों के पहियों के गहरे निशान थे। कभी कभी पत्तों की सरसराहट बाज गश्त जंगल में सुनाई देती। ये एक अजीब साफ आवाज थी, जैसे ये जंगल की बाकी आवाजों से छन छन कर ऊंचे स्वरों से आती हो। एक दफा तो मैंने बहुत दूर से एक बंदूक के फायर दागने की आवाज भी सुनी, लेकिन ये बहुत मुख्तसर सी घुटी सी आवाज थी, जैसे ये बहुत सारी छन्नियों में से गुजर के आ रही हो। जंगल से दूर मैं एक सफेद पत्थर की दीवार के पास आया, जो मेरे कद के बराबर थी, और चूंकि उसके ऊपर कोई इजाफी बॉर्डर नहीं लगी हुई थी, इसलिए अगर मैं फलांगना चाहता तो ये बहुत आसान था। स्याह रंग का लोहे का दरवाजा काफी मजबूत दिखाई देता था और ये चौपट खुला हुआ था, लेकिन कोई मुहाफिज वहां मौजूद नहीं था। और दरवाजे के एक तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर जली हरूफ में लिखा हुआ था, एमी हॉस्टल, जाती मलकियत। ये इशारा आम नहीं, कुछ इशारे बताते थे कि अभी कुछ लम्हे पहले मुहाफिज यहाँ मौजूद था। राखदान में सिगरेट के बुझे हुए टुकड़े पड़े थे, आधा चाय का कप, और एक खाने में ट्रांसिस्टर रेडियो पड़ा हुआ था। और दीवार पर लगी घड़ी से बेसुरी आवाज आ रही थी। मैंने कुछ देर उस शख्स का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आया तो मैंने एक बटन नुमा सी चीज को घंटी का बटन समझते हुए दबाया। गेट के अंदर साथ ही कार पार्किंग थी। उसके अंदर एक मिनी बस, एक लैंड क्रूजर और एक गहरे नीले रंग की वॉल्वो गाड़ी खड़ी थी। कार पार्किंग में 30 गाड़ियां खड़ी होने की गुंजाइश थी, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 गाड़ियां थीं। 2-3 मिनट के बाद मुहाफिज गहरे नीले रंग का यूनिफॉर्म पहने पीले रंग की बाइसाइकिल पर पहाड़ की जानब से आती हुई सड़क से आता दिखाई दिया। वो लंबे कद का, गंजेपन की तरफ माइल, 60 की दहाई का एक बूढ़ा शख्स था। उसने साइकिल को गार्ड हाउस की दीवार के साथ खड़ा किया और कहा, माजरत चाहता हूं, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। लेकिन उसका रवैया बिल्कुल माजराना नहीं था। बाईसाइकिल के मड गार्ड पर नंबर 32 लिखा था। जैसे ही मैंने उसको अपना नाम बताया, उसने फोन उठाकर मेरा नाम दूसरे सिरे पर बैठे शख्स के लिए 2 दफा दोहराया। दूसरे सिरे पर बैठे शख्स ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, और फोन बंद कर दिया। उसने मुझसे कहा कि मरकजी इमारत में जाओ और डॉक्टर एशेडा का पूछो। दरख्तों के बीचों बीच चलते हुए उस सड़क पर चलते हुए गोल चक्कर तक जाओ और फिर दोबारा बाईं जाने मुड़ना। समझ आई? दूसरी दफा बाईं जाने तुम्हें एक पुराना सा घर नजर आएगा। दाईं जाने मुड़ना और एक और दरख्तों के झुंड से गुजरना और सीमेंट की बनी इमारत तक जाना। यही मरकजी इमारत है। रास्ता बहुत आसान है, बस जगह जगह लगे साइन बोर्ड पढ़ते जाना। मैंने हिदायत के मुताबिक गोल चक्कर तक दूसरा मोड़ लिया और जहां तक रास्ता खत्म हुआ तो मेरे सामने एक बहुत पुराना सा घर था। उसमें अच्छा तराशा हुआ बाग था, जिसमें अच्छी शक्ल की चट्टानें और एक पत्थर की लालटेन थी। ये यकीनन किसी के देहाती इलाके में रहायश गाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा होगा। दरख्तों के झुंड में दाएं जाने मुड़ा तो एक 3 मंजिला सीमेंट की इमारत दिखाई दी। ये इमारत एक खाली किए हुए इलाके में तामीर की गई थी।
اس لیے اس کی تینوں منزلوں کے بارے میں کوئی خاص یا قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ سادہ سی نہایت صاف ستھری سی عمارت تھی۔ اندر جانے کا راستہ دوسری منزل پر تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھا اور ایک شیشے کے دروازے سے گزرا اور استقبال پر پہنچا، جہاں ایک نوجوان عورت سرخ رنگ کا لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور اس نے کہا کہ مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں ڈاکٹر ایشیڈا سے ملوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے بھونرے رنگ کے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور آہستہ سے کہا کہ میں وہاں بیٹھا ہوں اور ڈاکٹر ایشیڈا کا انتظار کروں گا۔ پھر اس نے کسی کو فون کیا۔ میں نے کندھے سے بیگ اتارا اور نرم آرام دہ صوفہ پر دھنس کر بیٹھ گیا اور اس جگہ کا بغور مطالعہ کرنے لگا۔ یہ نہایت صاف ستھرا ماحول تھا، جو چمکتے ہوئے فرش، گملوں میں لگے پودوں سے آراستہ، ایبسٹریکٹ پینٹنگ سے مزین تھا۔ جب میں انتظار کر رہا تھا تو میں نے فرش میں سے نظر آتے ہوئے جوتوں کے عکس کو غور سے دیکھا۔ ایک دفعہ استقبالیہ پر بیٹھی عورت نے مجھے یقین دلایا کہ ڈاکٹر جلدی آئیں گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ کسی قدر شاندار خاموش جگہ ہے۔ وہاں کسی طرح کی کوئی آواز نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ ہر چیز کی اولا کر رہی ہے۔ لوگ، جانور، کیڑے اور پودے سب گہری نیند میں سو رہے تھے۔ میں نے سوچا کس قدر خاموش سا پہر تھی۔ کافی دیر کے بعد میں ربڑ کے تلوں والے جوتوں کی آواز سنی اور ایک گھنے اور کھردرے بالوں والی عورت آئی۔ اس نے تیزی سے برآمدہ پار کیا اور میرے قریب آ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ ملانے کے بجائے اس نے میرا ہاتھ الٹ پلٹ کر آگے پیچھے سے دیکھا۔ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ تم نے موسیقی کا کوئی آلہ نہیں بجایا؟ کم از کم 2 سال سے تو نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات مجھے تمہارے ہاتھوں کو چھونے اور دیکھنے سے محسوس ہوئی ہے۔ اس عورت کے بارے میں کوئی چیز پراسرار تھی۔ اس کے چہرے پر بہت ساری جھریاں تھیں اور یہ پہلی چیز تھی جس پر آپ کی نظر پڑتی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود بوڑھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کی بجائے یہ جھریاں اس کے اندر جوانی کی علامت کے طور پر نظر آتی تھی اور وہ عمر کی نشاندہی سے ماورا لگتی تھی۔ لگتا تھا کہ یہ جھریاں پیدائش سے ہی اس کے چہرے کا لازم و ملزوم حصہ ہیں۔ جب وہ مسکراتی اس کی جھریاں بھی اس کے ساتھ مسکراتی۔ جب وہ بھویں اٹھاتی تو جھریاں بھی ویسے ہی ہو جاتی، اور جب وہ مسکرا نہ رہی ہو تو بمیں چڑھاتی تو جھریاں اس کے چہرے پر ایک عجیب تند و طنز آمیز طریقے سے پھیل جاتی۔ تقریباً 40 سال کی نظر آنے والی یہ عورت نہ صرف دلکش دکھائی دیتی تھی بلکہ اس کی یہ دلکشی آپ کو اس کی طرف کھینچتی بھی تھی۔ پہلی نظر دیکھتے ہی وہ عورت مجھے اچھی لگی۔ اس کے بعد سلیقہ کٹے ہوئے بال بل کھائے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں اس کے ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، لیکن یہ انداز اس کی شخصیت پر جچ رہا تھا۔ اس نے سفید ٹی شرٹ کے اوپر کام والی ٹی شرٹ، ڈھیلی ڈالی کریم رنگ کی کاٹن کی پتلون اور ٹینس شوز پہنے ہوئے تھے۔ یہ پتلی سی لمبی عورت تھی۔ اس کی چھاتیاں بالکل نمایاں نہیں تھیں۔ بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹ مسلسل ایک طرف کو تھوڑا سا جھکاؤ لیتے تھے اور اس کی آنکھوں کے کناروں پر جھریاں پھڑکتی تھیں۔ یہ شفیق اور مہربان دکھائی دینے والی، اپنے کام میں ماہر لیکن کسی حد تک دنیا سے بیزار خاتون کا ریپرنٹ لگتی تھی۔ چھوٹی سی، تھوڑی اور بل کھاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے مجھے کچھ دیر کے لیے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں نے تصور کیا کہ یہ ابھی فیتا نکالے گی اور میرے جسم کے ہر چیز کا ماپ لے گی۔ اس نے پوچھا، کیا تم کوئی موسیقی کا آلہ بجا سکتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ موسیقی کا آلہ بجانا نہیں آتا۔ اس نے کہا، یہ سن کر افسوس ہوا، لیکن اگر تم بجا سکتے تو بڑا مزہ آتا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری گفتگو موسیقی کے آلے کے متعلق کیوں؟ اس نے سامنے والی جیب سے 7 ستار مارک کا سگریٹ کی ڈبیا نکالی اور ایک سگریٹ ہونٹوں میں رکھا اور اس کو لائٹر سے سلگایا اور بڑے خوشگوار انداز سے کش لینے لگی۔ وٹانا بے، میرے ذہن میں خیال آیا کہ ناؤکو سے ملنے سے پہلے میں تمہیں اس جگہ کے بارے میں بتاؤں، اس لیے کہ میں نے اس ملاقات کا بندوبست کیا۔ آرمی ہاسپٹل ایک غیر معمولی جگہ ہے۔ اس کا پس منظر جانے بغیر ہو سکتا ہے تم اس بارے میں الجھن کا شکار رہو۔ کیا میں یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تم اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ تقریباً کچھ بھی نہیں۔ بہت اچھے۔ تو پھر سب سے پہلے، اس نے انگلیوں سے چٹکیاں بجاتے ہوئے کہا،
पहले इस चीज के बारे में सोचते हैं, क्या तुमने दोपहर का खाना खाया था? मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि तुम्हें भूख लगी हुई है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे वाकई भूख लगी है। तो फिर मेरे साथ आओ, हम तवाम गांव में खाने पर बातें करेंगे। हालांकि दोपहर के खाने का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन वो हमें कुछ न कुछ जरूर बना देंगे। वो मेरे आगे तेजी से चलती हुई एक बरामदे में से गुजरकर पहली मंजिल पर वाक़या तवाम गांव में गई। ये बहुत बड़ा कमरा था, शायद 200 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन सिर्फ आधे हिस्सा ही इस्तेमाल हुआ था। आधे हिस्से को अलहदा करके होटल में तब्दील कर दिया गया था, ताकि दूसरे मौसमों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। उस दिन का खाने का मेन्यू आलू, शोरबा, सेवियां, सलाद, माल्टे का रस और ब्रेड था। सब्जियां वैसे ही नहायत जायकेदार थीं, जैसे नाविकों ने अपने खत में जिक्र किया था। मैंने प्लेट में हर चीज खत्म की। मेरी खातून साथी ने कहा, यकीनन तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आया होगा। मैंने कहा, यह नहायत ही शानदार था, और दूसरी बात यह कि मैंने सारे दिन में कुछ नहीं खाया था। अगर तुम और खाना खाना चाहते हो तो मुझसे ले लो, मैंने पेट भर कर खा लिया है। शुक्रिया। अगर तुम वाकई नहीं खाना चाहती तो मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। मेरा मैदा बहुत छोटा है, मैं बहुत ज्यादा खाना नहीं खा सकती, और अगर खाने में कोई कसर रह जाए तो मैं उसकी कमी सिगरेट पीकर पूरी कर लेती हूँ। और उसके साथ ही उसने एक और सिगरेट सुलगाया। और हाँ, मुझे यहाँ सब रैको कहते हैं, तुम भी मुझे इसी नाम से पुकारो। ऐसे महसूस होता था कि मेरे आलू शोरबा खाने के मंजर से वो लुत्फानंदोज हो रही थी। उसने आलू शोरबे को छुआ तक नहीं, वो सिर्फ ब्रेड चबा रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम नौकों की डॉक्टर हो? उसने चेहरे पर बल देते हुए पूछा, तुम्हें कैसे लगा कि मैं नौकों की डॉक्टर हूँ? उन्होंने मुझे बताया था कि मैं डॉक्टर रशीदा से मिलूं। ओह, अच्छा। नहीं नहीं, मैं यहाँ मौसीकी की तालीम देती हूँ। ये कुछ मरीजों के लिए एक तरीके का म्यूजिक थेरेपी है, इसलिए यहाँ सब मुझे मजाक से बाज औकात मौसीकी का डॉक्टर और बाज औकात डॉक्टर रशीदा कहते हैं। लेकिन मैं भी बस यहाँ पर सिर्फ एक मरीज ही हूँ। मैं यहाँ पर 7 साल से हूँ। मैं यहाँ म्यूजिक टीचर की हैसियत से काम करती हूँ, और दफ्तर के कामों में भी मदद करती हूँ। इसलिए किसी के लिए भी ये बताना मुश्किल नहीं कि मैं यहाँ मरीज हूँ या अमले का हिस्सा हूँ। क्या नौकों ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? मैंने कहा, नहीं। रैको ने कहा, बड़ी अजीब बात है। मैं नौकों की रूममेट हूँ, मुझे इसके साथ रहना अच्छा लगता है। हम बशमूल तुम्हारे बारे में हर मौजू पर बात करते हैं। मेरे मुतल्लक क्या बात करते हैं? रैको ने मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, सबसे पहले तो मुझे तुम्हें उस जगह के बारे में बताना है। पहली बात जो तुम्हारे इल्म में होनी चाहिए वो ये कि ये कोई आम तर्ज का हॉस्पिटल नहीं। यहाँ पर रवायती तरीके की सेहतयाबी के इलाज नहीं होते। बेशक हमारे पास डॉक्टर हैं, और वो 1 घंटा मरीजों को देखने भी हैं, लेकिन वो सिर्फ लोगों की जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं, जैसे कि बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी या इस तरह की जिस्मानी बीमारियां। लेकिन वो आम हॉस्पिटल की तरह का तरीका इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ खिड़कियों पर सलाखें नहीं हैं, दरवाजे भी हमेशा खुले रहते हैं। लोग यहाँ रजाकाराना तौर पर खुद आते और जाते हैं। पहले तो ये कि यहाँ आप अपनी सेहतयाबी के लिए खुद तरीका कार वाजिया करते हैं, और बाद सूरतों में जिन लोगों को किसी खास किस्म की थेरेपी की ज़रूरत होती है, इनको इसी तरह की खास किस्म के हॉस्पिटल के इलाज के लिए भेजा जाता है। और मेरा ख्याल है अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। मैंने कहा, हाँ ठीक है। ये सेहतयाबी का अमल वैसे किस चीज़ पर मुश्तमिल है? क्या तुम मुझे कोई ठोस मिसाल दे सकती हो? पैको ने धुएं का एक बादल छोड़ा और माल्टे का जितना बचा हुआ जूस था गटक गटक कर पी गई। उसने कहा, यहाँ रहना ही सेहतयाबी है। यहाँ पाबंदी के साथ वर्जिशें, बाहर की दुनिया से दूर, तन्हा, ताज़ा आबो हवा और खामोशी ही सेहतयाबी के अमल का हिस्सा है। हमारी ज़राई काबिल काश ज़मीन हमें खुद मुख्तार बनाती है। यहाँ कोई रेडियो या टेलीविज़न नहीं है। तुमने जिन मुश्तरका रहने वाली जगहों के बारे में सुना है, ये उन सब में से एक जगह है। बेशक इस मुश्तरका जगह की एक चीज़ बहरहाल मुख्तलिफ है कि यहाँ आने के लिए आपको एक मोटी रकम की ज़रूरत होती है। मोटी रकम?
یہ مذائقہ خیز حد تک تو مہنگا نہیں ہے، لیکن یہ اتنا سستا بھی نہیں ہے۔ یہاں تم سہولیات اور اس کا معیار دیکھو۔ ہمارے پاس یہاں بہت زیادہ زمین ہے لیکن مریض کچھ ہی ہیں۔ بہت بڑا عملہ ہے اور مجھے دیکھو، مجھے یہاں رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے عملے کا حصہ ہونے کی وجہ سے کچھ رعایت حاصل ہے، لیکن پھر بھی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ ایک کافی کا کپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، ہاں ضرور۔ اس نے سگریٹ بجھایا اور کاؤنٹر پہ گئی اور ایک برتن میں گرم کافی 2 پیالوں میں ڈالی اور جہاں میں بیٹھا تھا وہاں واپس آ گئی۔ اس نے اپنے پیالے میں چینی ڈالی، اس کو ہلایا، بھمیں چڑھائیں اور گھونٹ پیا۔ اس نے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ادارہ منافع نہیں کماتا، اور جب تک ممکن ہوتا ہے یہاں فیس نہیں لی جاتی۔ یہاں کی زمین عطیے میں حاصل ہوئی ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کارپوریشن بنائی ہے۔ یہ جگہ جس نے عطیہ دی ہے اس کی آج سے 20 سال پہلے موسم گرما کی رہائش گاہ تھی۔ میرا خیال ہے تم نے پرانا گھر دیکھا ہے؟ میں نے کہا، ہاں دیکھا تھا۔ اس وقت اس جگہ پر صرف یہی ایک عمارت تھی اور اب یہاں پر گروپ تھراپی ہوتی ہے، اور یہیں سے اس کام کا آغاز ہوا تھا۔ عطیہ دینے والے شخص کو دماغی بیماری تھی اور اس کے ماہر نفسیات نے اس کے لیے گروپ تھراپی کا علاج تجویز کیا تھا۔ اس ڈاکٹر کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کچھ مریضوں کا گروہ گاؤں کے ماحول میں رہے اور ایک دوسرے کی جسمانی مشقت کے ذریعے مدد کرے، اور ڈاکٹر صرف ان کو ہدایت دیں اور ان کا خیال رکھیں، تو آپ بہت سی نفسیاتی اور دماغی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی اور یوں یہ طریقہ شروع ہوا اور مقبول ہو گیا۔ انہوں نے قابل کاشت زمین کا اس میں مزید اضافہ کیا اور انہوں نے 5 سال پہلے مرکزی عمارت کا اضافہ کیا۔ مطلب یہ کہ تھراپی کا تجربہ کامیاب رہا؟ نہیں، ہر چیز کے لیے تو نہیں۔ بے شمار لوگ صحت یاب نہیں ہوئے، لیکن دوسرا طریقہ، کچھ جن کا علاج دوسری جگہوں سے نہیں ہو سکا، وہ یہاں آ کر مکمل صحت یاب ہو گئے۔ اس جگہ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جگہوں پر بدقسمتی سے اس طریقے کا علاج نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ہیں اور مریض مریض ہیں۔ مریضوں کی مدد کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈاکٹر مریضوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں بہرحال ایسا نہیں۔ یہاں ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے آئینہ کا کام کرتے ہیں اور ڈاکٹر ہمارا حصہ ہیں۔ وہ ہمیں ایک طرف ہو کر دیکھتے رہتے ہیں اور وقت پڑنے پر ہماری مدد ایسے کرتے ہیں جیسے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کی مدد کرتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی چیز میں ان سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک ڈاکٹر کو پیانو بجانا سکھا رہی ہوں اور ایک اور مریضہ ایک نرس کو فرانسیسی سکھا رہی ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہماری طرح کے مریضوں میں اکثر بہت ساری خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے سارے لوگ یہاں برابر ہیں، مریض، عملہ، حتیٰ کہ تم بھی۔ جب تک تم یہاں ہو تم ہم میں سے ایک ہو، اس لیے تم ہماری مدد کرنا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ریکو نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر جھریوں کو پھیلایا۔ تم ناؤکوں کی مدد کرنا، میں تمہاری کروں گی۔ مجھے مثال دے کر سمجھا دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تو تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں مدد کرنی ہے، اور پھر یہ بھی چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ بھی تمہاری مدد کریں، تو پھر تم مکمل طور پر ایمانداری کا مظاہرہ کرنا۔ تم جھوٹ نہیں بولو گے، کسی چیز پر پردہ نہیں ڈالو گے، اور ہر وہ چیز جو تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہے تم اس پر بھی پردہ نہیں ڈالو گے۔ یہاں ایسے ہی کرنا پڑتا ہے، میں نے کہا۔ میں کوشش کروں گا، لیکن ریکو مجھے ایک بات بتاؤ، تم یہاں پچھلے 7 سالوں سے کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ اس طرح بات کرنے سے تو بالکل نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے اداس ہوتے ہوئے کہا، جب تک دن رہتا ہے تب تک نہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو میں فرش پر لڑکنا شروع کر دیتی ہوں اور میرے منہ سے رال بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ واقعی؟ اس نے بیزاری سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں مذاق کر رہی ہوں۔
लेकिन कम अज कम अभी तक तो मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हूँ। मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ कि मुझे यहाँ दूसरी चीज़ों की मदद करने की खुशी होती है। यहाँ मौसीकी सिखाती हूँ और सब्जियाँ उगाती हूँ। मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। हम यहाँ कमों पे सब दोस्त ही हैं। और ख़ास तौर पर जब मैं इस जगह का मुवाजना बाहर की दुनिया से करती हूँ तो ये जगह बददर्जा बेहतर है। मेरी उम्र इस वक्त 38 साल है और जल्द ही 40 की दहाई में दाखिल हो जाऊंगी। मैं नावकों की तरह नहीं हूँ। बाहर की दुनिया मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। ना कोई खानदान जो मुझे वापस ले ले, ना कोई मेरे पास काम है, ना कोई दोस्त। और 7 साल बाद मुझे कुछ इल्म नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, कभी कभार मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैंने पिछले 7 साल से इस जगह से बाहर एक कदम भी नहीं रखा। मुझे नहीं पता कि अगर मैं इस जगह से बाहर निकली तो क्या करूंगी। मैंने कहा, हो सकता है तुम्हारे लिए बिल्कुल एक नई दुनिया इंतजार कर रही हो बाहर। क्या ख्याल है तुम्हारा? एक कोशिश करने में क्या हर्ज है? अपने हाथ में सिगरेट लाइटर को बार बार मोड़ते हुए कहा, हाँ, हो सकता है तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरे अपने मसाइल हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इनके बारे में तुमसे किसी और वक्त बात कर सकती हूँ। मैंने हाँ में सर हिलाया। मैंने उससे पूछा, क्या नाव अब पहले से बेहतर है? हमारा ख्याल है शुरू में वो कुछ उलझन का शिकार थी और हमारे अपने शकूक व शबात थे, लेकिन अब वो पुरसुकून हो गई है और इस हद तक बेहतर हो गई है कि वो जुबानी अपने एहसासात का इजहार कर सकती है। यकीनन वो सही सीमत में जा रही है, लेकिन उसका बहुत पहले इलाज करवा लेना चाहिए था। उसकी बीमारी की अलामत उसके दोस्त कैजोकी को खुदकुशी करने से पहले की है। उसके खानदान को ये देखना चाहिए था और खुद उसको महसूस करना चाहिए था कि ये एक मसला क्या है। यकीनन घर में भी हालात ठीक नहीं थे उसके। मैंने फौरन पूछा, क्या नहीं थे ठीक? हालात? तुम्हें नहीं पता था? ऐसे महसूस होता था कि रेको मुझ पर ज्यादा हैरान थी। मैंने ना में सर हिलाया। बेहतर होगा ना को अपने आप के बारे में तुम्हें खुद बताए। मैं अपनी ज़ात के बारे में तुमसे खुलकर बात करने के लिए तैयार हूँ। रैको ने कॉफी को एक दफा और हिलाया और फिर एक घूंट भरा। उसने कहा, तुम्हारे लिए एक चीज जानना और जरूरी है। यहाँ के उसूलों के मुताबिक तुम्हें और नावकों को अकेला रहने की इजाजत नहीं। मुलाकाती मरीजों के साथ तन्हाई में नहीं मिल सकते। एक बंदा जरूर हर वक्त तुम दोनों पर नजर रखेगा और वो निगरान होगा। मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हें उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम दोनों जिन मौजुआत पर चाहे बात कर सकते हो, भूल जाया करना कि वहां कोई और भी है। मैं तुम्हारे और नावकों के बारे में बहुत कुछ पहले ही जानती हूँ। हर एक चीज के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ मैं। तुम्हें पता है कि ग्रुप सेशन में यही सब कुछ जेर बहस लाया जाता है। इस तरह से एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं। और इसके अलावा मैं और नावकों को आपस में बहुत खुलकर और तफसील से बातें करते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत ज्यादा राज नहीं है। मैंने कॉफी पीते हुए रैको को देखा। मैंने कहा, मैं तुम्हें सच सच बताऊं, मैं उलझन का शिकार हूँ। मैं नहीं जानता कि मैंने नाउको के साथ जो कुछ टोक्यो में किया वो दुरुस्त था या गलत। मैं सारा वक्त इसके बारे में सोचता रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता।